हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। डायज़ोनियम सॉल्ट्स हम पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने कर लिया था प्रिपरेशन और इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है क्या नहीं होती है वो सब डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इसमें से पूछे जाते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं यूजुअली। एज अ नेम रिएक्शन बहुत कम इस चैप्टर से जो भी पूछा जाएगा वो यूजुअली डाईएज़ो कपलिंग रिएक्शन हो गया या डाईएज़ोटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, डाईएज़ो कपलिंग जैसे हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो पढ़ेंगे टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो भी रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें से जो भी आता है बाय नेम रिएक्शंस कुछ नहीं पूछा जाएगा, जस्ट कन्वर्जन्स पूछे जाएंगे कि कन्वर्ट दिस इनटू दिस। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक तो कन्वर्जन्स और एक जो नेम रिएक्शंस जो भी होंगी, जैसे डाईएज़ोटाइजेशन एक नेम रिएक्शन की तरह ही पूछी जा सकती है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डाईएज़ोटाइजेशन। ठीक है, हमने जैसे पिछले लेक्चर से रिकॉल करें तो प्रिपरेशन पढ़ी थी। ठीक है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या कंडीशन मेंटेन की जाती है, क्या मैकेनिज़्म होता है, या फिर क्या एविडेंस है इसके सपोर्ट में जो फेवर कर रहे हैं कि यही मैकेनिज़्म होता है, ये सब तुम्हें उसमें डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ आगे शुरू कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले पैराग्राफ में तो यही समझाया है कि ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो लीव करके जा सकता है, बहुत ईजिली नाइट्रोजन गैस बना सकता है। क्या होता है डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स का स्ट्रक्चर? ये होता है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, हम बेसिक एक लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, यही होता है। इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ना ग्रुप, ये निकल सकता है इजीली, ये एज नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो सकता है। तो ये हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं कंपाउंड इसकी प्रेजेंस की वजह से। अब ये ग्रुप कम्प्लीटली भी हट सकता है और ये रिटेन भी रह सकता है। तो दो तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये यहाँ पर शो करेगा, रिएक्शंस इन विच डायज़ो ग्रुप इज़ रिटेन्ड एंड रिएक्शंस इन विच डायज़ो ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड बाय अ मोनोवैलेंट एटम। या तो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाए या फिर हाइड्रोक्सिल, यही सब हम सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। हेलोजन से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिएक्शंस इन्होंने डिस्कस किए हैं हम वही कर रहे हैं। डायज़ो ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड बाय अ मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप। तो उसमें सबसे पहले हाइड्रोजन से अगर हमें रिप्लेस करना हो अपने डायज़ो पार्ट को तो कैसे करते हैं, और उस प्रोसेस का नाम इन्होंने कहा है डीमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो तरीके से यहाँ पर मैंने इसमें लिखा है। फर्स्ट, हाइपोफॉस्फोरस एसिड की हेल्प से कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ क्यूप्रस सॉल्ट, Cu+ लिखा हुआ है। ठीक है, क्यूप्रस सॉल्ट्स की प्रेजेंस में वो एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ होगा। तो हमें जो यहाँ से एजो पार्ट निकल जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा सिंपल एक हाइड्रोजन एटम। तो हमें क्या मिलेगा, एक सिंपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मिल जाएगा। और साइड में बाई प्रोडक्ट क्या क्या बने हैं, नाइट्रोजन गैस बनी है, हेलोजन एसिड बना है और फॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड लेके चले थे, फॉस्फोरिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला तरीका ये है। दूसरा कह रहा है इथेनॉल की प्रेजेंस से भी ऐसा हम कर सकते हैं। इथेनॉल के साथ अगर रिएक्ट करा दें हमारे डायज़ोनियम सॉल्ट को और उसको हीट कर दें तो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। लेकिन इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है, इन्होंने नीचे मेंशन भी किया है, अगले पेज पे भी बताएगा कि इथेनॉल के केस में जो दूसरा प्रोडक्ट है एक ईथर बनने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, ईथर भी बन सकता है। तो क्या प्रोसेस रहेगी, क्या मैकेनिज्म रहेगा वो पढ़ लेते हैं अब। जैसे इस पेज के सबसे ऊपर इन्होंने यही सब समझाया। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इन्होंने लेके चला। दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं अगर हम इथेनॉल लेके चलते हैं तो। ठीक है, या तो हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो जो बनाने जा रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो तो बन जाएगा ही, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है जो यहाँ पर इन्होंने ईथर बना के दिखाया है। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट कोई क्यों बनाना चाहेगा जब हम एक ही प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट पढ़ रहे थे हम तो हम इथेनॉल वाली प्रोसेस को यहीं पे स्टडी नहीं करेंगे। हम डीमिनेशन बेसिकली जिसको कहते हैं, डीमिनेशन कहते हैं, जहाँ पर हम एनिल डायज़ोटाइजेशन करते हैं। यहाँ पर देखो डीमिनेशन की प्रॉपर डेफिनेशन दी है। एनिलिन लेके चलें, उसका डायज़ोटाइजेशन करें, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बनाएं, फिर उसको हाइड्रोजन से रिप्लेस करें। इस पूरी प्रोसेस को डीमिनेशन कहते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट को डीमिनेशन नहीं कहेंगे। वो इन्होंने यहाँ पर जो ये लिख दिया ना, ये गलती से लिखा है। ठीक है,
डीमिनेशन की प्रोसेस पूरी ये है कि हम पहले एनिलिन लेके चलें, फिर उससे डायज़ोनियम सॉल्ट बनाएं बाय डूइंग डायज़ोटाइजेशन प्रोसेस, और फिर उस जो ग्रुप लगा है हमारा डायज़ो, उसको रिप्लेस कर दें हाइड्रोजन से। ठीक है, तो अभी 2 मेथड मैं डिस्कस कर रही थी, लेकिन उसमें से इथेनॉल वाला पार्ट हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा इसने इलेबोरेट करके थोड़ा नीचे समझाया है, ये नीचे पैराग्राफ में, कि अगर इथेनॉल को यूज़ करते हैं तो फिर भी हाइड्रोजन वाला पार्ट बन जाता है, लेकिन अगर मीथेनॉल यूज़ करते हैं अल्कोहल, तो ईथर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेन प्रोडक्ट, प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट जिसको ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक यहीं पे। उसके बाद नीचे मैकेनिज़्म दिया है। अब ये मैकेनिज़्म फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है। अगर मैं पेन की हेल्प से समझाने की कोशिश करूं, देखो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे, आई होप तुम्हें क्लियर हो, थोड़ा सा साफ दिखे। फर्स्ट स्टेप देखो, यहाँ से ये हमारा क्या है, डायज़ोनियम सॉल्ट का केटायनिक पार्ट। ठीक है ना, केटायनिक पार्ट रखा हुआ है। साइड में है क्यूप्रस आयंस Cu+। तो ठीक है, क्यूप्रस आयंस अपना लोन पेयर, एक लोन सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे सकते हैं नाइट्रोजन को, इस वाले नाइट्रोजन को, और यहाँ से चार्ज डेंसिटी डिलीवर हो जाएगी जिस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से 2 स्पीशी बनेंगी। पहली जो क्यूप्रस आयंस है, वो क्यूप्रिक में कन्वर्ट हो गए, और एक स्पीशी ये बनी है। अब ये इन्होंने ब्रैकेट में दिखाई क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल स्पीशी है। अभी ये स्टेबल होना चाह रही है। देखो क्या होगा, यहाँ पर अराइल फ्री रेडिकल जनरेट होगा बाय होमोलिटिक बॉन्ड फिजन ऑफ दिस बॉन्ड। इस बॉन्ड की होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगी तो हमारे पास यहाँ से एक अराइल फ्री रेडिकल आ जाएगा, और साथ में क्या बन रही है, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो ये जो अनस्टेबल सी स्पीशी जो बनी है वो स्टेबलाइज होगी कैसे, एक अराइल फ्री रेडिकल जनरेट करके और नाइट्रोजन गैस बना के। ठीक है, ये स्टेप कहलाता है इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो चाहिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो हमें चाहिए अराइल फ्री रेडिकल जो जाके फर्दर एक हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करके एक हाइड्रोकार्बन बना दे। तो इनिशिएशन हो गया है, यहाँ से एक अराइल फ्री रेडिकल हमने जनरेट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए हमारा प्रोपगेशन। ठीक है, प्रोपगेशन किससे होगा, किसकी हेल्प से होगा, हाइपोफोस्फोरस एसिड। ठीक है, ये हाइपोफोस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिया है। अब यहाँ पर देखो ये वाला बॉन्ड पी और एच के बीच में जो बॉन्ड है, ये भी होमोलेटिक बॉन्ड फिजन शो करेगा। ठीक है, तो हमारा एक यहाँ पर मॉलिक्यूल जनरेट हो गया है, किसका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि हम बना रहे थे। यहाँ पर अराइल पार्ट के साथ हाइड्रोजन आ गया है। ठीक है, साथ में एक फ्री रेडिकल ये बन गया है। अब तुम कहोगे यहाँ से तो हो गया काम, यहीं पर क्यों नहीं स्टॉप कर दिया मैकेनिज्म। लेकिन प्रोपगेशन हम पढ़ रहे हैं, मतलब हमें एक ही मॉलिक्यूल थोड़ा ना बनाना था कि एक ही मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर दिया, आगे पूरी प्रोसेस चलती रहनी चाहिए ना। तो इसके बाद अगला स्टेप जो होगा, आगे ये वाला जो है ना तुम्हारा एडिशनल फ्री रेडिकल जो बना है, हाइपोफोस्फोरस से जो एडिशनल फ्री रेडिकल बना है, ये आगे रिएक्शन को प्रोपेगेट करेगा कैसे, एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा डायज़ोनियम सॉल्ट का, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो ऊपर से फ्री रेडिकल बना था ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, जैसे वहाँ पर क्या था, क्यूप्रिक आयंस थे, क्यूप्रस आयंस थे जो कि अराइल फ्री रेडिकल जनरेट कर रहे थे। लेकिन अब आगे प्रोपेगेशन में ये जो फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हुआ था प्रोपेगेशन के फर्स्ट पार्ट में, वो फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा। सेम वही हो रहा है यहाँ पर भी। देखो ये अपना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे रहा है, ये बॉन्ड डेंसिटी नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर रही है, फिर वही अनस्टेबल स्पीशी बन रही है। ये अनस्टेबल स्पीशी फिर से क्या जनरेट करेगी, जैसे यहाँ पर किया था, अराइल फ्री रेडिकल बना दिया था और नाइट्रोजन, बिल्कुल सेम वही होगा। अराइल फ्री रेडिकल होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके फ्री रेडिकल बना दिया और दूसरी नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब ये जो बना था, ये बाई प्रोडक्ट साइड में जो बना, अब ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड में। ये देखो यहाँ पर हो गया है। ठीक है ना, साथ में H+ आयंस बन गया है। ये H+ आयंस क्लोरीन आयंस के साथ मिलके HCl बना रहे हैं। ठीक है ना, जैसे हमने, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या कहा था, क्या क्या बना है, एक हाइड्रोकार्बन बना है,
फॉस्फोरिक एसिड बना है, HCl भी बना है, तो ये HX कहाँ से बना है, H+ आयंस सॉल्यूशन में जनरेट हो रहे हैं, Cl- कहाँ से आया, हमारे डाइज़ोनियम सॉल्ट से, ठीक है, और साथ में नाइट्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। आई होप तुम्हें ऐसे मैकेनिज्म समझ में आया हो, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो, ये मैकेनिज्म आसान है, इम्पॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा अगर पूछ भी लें तो बाकी इस चैप्टर से कन्वर्जन में, जैसे मैं एंड में कह ही रही थी, लेकिन पूछ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही ना पूछें, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म अच्छे से कर लेना। इसके बाद देखो सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं। सिंथेटिक एप्लीकेशन मतलब ये प्रोसेस हमारे किस काम आएगी अगर कोई कंपाउंड को कन्वर्ट करना हो। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है, नीचे एग्जांपल दे रहा है, सिंथेसिस ऑफ मेटाब्रोमोटोल्वीन, ठीक है। तो अब हम टोल्वीन से स्टार्ट नहीं किया इन्होंने, सिंथेसिस किससे स्टार्ट किया है, पैराटोलुडीन से। अब तुम्हें ये नाम थोड़े थोड़े याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये टोल्वीन नहीं है, ये पैराटोलुडीन है, जिसमें पैरा पोजीशन पर अमीनो ग्रुप है और ऊपर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब पहले हम ये प्रोसेस समझ लेते हैं, फिर मैं यहाँ पर इसका बेनिफिट ये बताऊंगी कि यही प्रोसेस क्यों फॉलो की गई, मेटाब्रोमोटोल्वीन हम टोल्वीन से क्यों नहीं बना सकते, ठीक है। पहले हम इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर देखो, एसिटाइलेशन। फर्स्ट स्टेप एसिटाइलेशन क्यों किया, एसिटाइलेशन अब तुम कहोगे हमें तो यहाँ पर, चलो एक बार मैं फिर से कैमरा ही ऑन कर लेती हूँ। ये देखो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर इन्होंने एसिटाइलेशन क्यों किया, इस ग्रुप को थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर दिया, एक तरह से तुम ये समझ सकते हो। ये जो अमीनो ग्रुप है ये क्या है, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर कोई क्या कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, तो वो इन पोजीशन पर आने के उसके चांसेस ज़्यादा हैं। अब क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो इन दोनों पोजीशन, ऑर्थो पोजीशंस को वो एक्टिवेट कर रहा है, पैरा तो ब्लॉक्ड है, ठीक है, तो इन दोनों पोजीशंस को वो क्या कर रहा है, एक्टिवेट। अगर मैं यहाँ से इस कंपाउंड का सीधा ब्रोमिनेशन कर देती तो एक तरफ ब्रोमीन आने की बजाय दोनों तरफ ब्रोमीन आ जाता, यहाँ भी आ जाता, यहाँ भी आ जाता। इस वजह से बीच में ये एक एडिशनल स्टेप यहाँ पर लिखा गया है। तुम्हें हर एक स्टेप का रीज़न पता होना चाहिए कि यहाँ पर पहले ये एसिटाइलेशन क्यों किया, ठीक है। तो इस ग्रुप की एक्टिविटी को थोड़ा सा कम करने के लिए, ठीक है ना। अब ये ग्रुप हाईली यहाँ पर ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो कम्प्लीटली फ्री है, रिंग में जा सकता है, दोनों पोजीशन को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी एसिटाइलेशन कर दूंगी तो यहाँ पर देखो COCH3 ग्रुप आ गया। अब ये COCH3 ग्रुप अपनी तरफ खींच सकता है। देखो अगर मैं पेन और पेपर की हेल्प से समझाऊं तो देखो, जब NHCOCH3 ये ग्रुप बन जाएगा, अगर ये अमीन नहीं है, अमीन की जगह इसको हमने एसिटाइलाइट ग्रुप बोलते हैं, इसमें कन्वर्ट कर दिया है इसको अगर, तो अब ये लोन पेयर अंदर रिंग में जाने की बजाय यहाँ पे भी तो आ सकता है ना, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो अब ये इसकी मतलब एक्टिविटी, इस ग्रुप की एक्टिविटी कहेंगे इसको, क्योंकि ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो गई है, अब ये रिंग की को उतना रिंग की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ इसकी रिएक्टिविटी को या एक्टिविटी को कम करने के लिए पहला स्टेप यहाँ पर एसिटाइलेशन है। इसको करने के बाद ब्रोमिनेशन है। ब्रोमिनेशन तुम्हें पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है ऑर्थो पर। अब तुम कहोगे यहाँ पर भी तो एक मिथाइल पार्ट है, ये भी तो थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ अपने ऑर्थो में भी तो एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन यहाँ लोन पेयर है। जहाँ रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन को कंपेयर करने की बात आ जाए तो रेजोनेंस हमेशा प्रीडोमिनेंट फैक्टर रहेगा ऑब्वियसली, हाइपर कॉन्जुगेशन तो एक वीक फैक्टर कहेंगे एज कंपेयर टू रेजोनेंस, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, अगर मैं सिंपली इस कंपाउंड की ब्रोमिनेशन करती ना तो यहाँ पर दोनों तरफ ब्रोमिनेशन हो जाता है, ये समझाया मैंने। फिर तुम में से किसी को ये भी पूछना चाहिए कि जैसे मिथाइल पार्ट है, सोचना चाहिए कि मिथाइल पार्ट है तो इसकी तरफ भी तो ब्रोमिनेशन हो सकता है, ये भी तो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी तो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, बजाय कि दे नहीं रहा, मतलब इन द सेंस हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन वीक है एज कंपेयर टू रेजोनेंस, तो इस वजह से यहाँ पर ब्रोमिनेशन नहीं होगा, सिर्फ ब्रोमिनेशन होगा एक साइड। तो ये एक साइड करने के लिए पहले हमने इस ग्रुप को थोड़ा सा इसकी रिएक्टिविटी को कम कर दिया, इसको क्या कर दिया, एसिटाइलेशन कर दिया इसका, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, ब्रोमिनेशन हो गया।
अब एक ही तरफ ब्रोमीन लगाना था, इसीलिए पहले हमने एसिटाइलेशन किया है। उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, फिर से कन्वर्ट कर देगा इस वाले ग्रुप को हाइड्रोलाइज करके NH2 में, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए था, मेटाब्रोमोटोल्वीन। हमें क्या चाहिए, मेटाब्रोमोटोल्वीन। अब ब्रोमो ग्रुप भी आ गया है, CH3 ग्रुप भी इसका मतलब हमें सिर्फ इसको हटाना है, ठीक है ना। इसको कैसे हटा सकते हैं, पहले इसको अमीन में कन्वर्ट करके, अमीन में कन्वर्ट करने के बाद इसका डाइएजोटाइजेशन कर देंगे, ठीक है। डाइएजोटाइजेशन ग्रुप जैसे ही आ जाएगा, डायजोनियम सॉल्ट ये बन जाएगा। फिर यहाँ पर हमने जो अभी अभी पढ़ा है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ से अगला स्टेप है हाइड्रोलिसिस। सिंपली हाइड्रोलाइज कर दूंगी अगर उस कंपाउंड को, तो यहाँ पर दोबारा से हमारा फ्री अमीनो ग्रुप जनरेट हो जाएगा। अब जैसे ये जनरेट हुआ तो प्राइमरी अमीन से हमने पढ़ा है डायजोटाइजेशन करते हैं। डायजोटाइजेशन की कंडीशंस उन्होंने लिख दी हैं कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, डायजो ग्रुप में। देखो यहाँ पर हो गया है, ठीक है। हमने सबसे इस पहले इस चैप्टर में यही तो पढ़ा था, डायजोटाइजेशन, ठीक है। जैसे ही डायजोटाइजेशन होने के बाद ये ग्रुप जनरेट हो गया, ये एक डायजोनियम सॉल्ट बन गया। अब हम इसकी डिमिनेशन जो हमने अभी अभी पढ़ा है कि इस ग्रुप को अगर हाइड्रोजन से रिप्लेस करना हो तो हम हाइपोफॉस्फोरस से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयंस एज कैटलिस्ट, ठीक है। तो बाद में क्या आ गया, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गया, तभी यहाँ पर शो नहीं किया है, कुछ भी शो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है ना। ये मत कन्फ्यूज हो जाना कि यहाँ हाइड्रोजन शो ही नहीं किया, ये तो बहुत बच्चों वाली बात हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो अब नीचे रिकॉल करने के लिए दोबारा से इसने एक बात लिखी है, वो लिखी है मेटाब्रोमोटोल्वीन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट ब्रोमिनेशन ऑफ टोल्वीन। टोल्वीन क्या होता है, देखो टोल्वीन ये होता है, अगर इसकी डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करती हूँ तो क्या मैं इसको डायरेक्टली मेटाब्रोमो कंपाउंड में कभी भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, कभी भी नहीं कर पाऊँगी। क्यों नहीं कर पाऊँगी, इसका रीज़न तुम्हें पता होना चाहिए वैसे तो, अगर ढंग से फर्स्ट ईयर या पढ़ा है भाई, ठीक है। क्या रीज़न होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है जब भी हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो उसको कौन सी टाइप की रिएक्शन है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैंने अभी अभी बताया था कि मिथाइल पार्ट जो है वो रिंग को एक्टिवेट करेगा थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब चार्ज डेंसिटी ऑर्थो पर, इस ऑर्थो पर और इस पैरा पर बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैच होने के चांसेस यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं और यहाँ पर, दोनों ऑर्थो पर और पैरा पर, लेकिन वो कभी भी मेटा पर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो टोल्वीन से कभी भी मेटाब्रोमोटोल्वीन नहीं बनाया जा सकता। तो हमारी किसने हेल्प की, डायजोनियम सॉल्ट्स ने हेल्प की, ठीक है ना। डायजोनियम सॉल्ट बनाया पहले यहाँ से, ठीक है ना, इस अमीन से पहले डायजोनियम सॉल्ट बनाया, फिर उसका डिमिनेशन करके हमने ऐसा हम बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक एप्लीकेशन है ये इसकी कि हम उन कंपाउंड्स को जनरेट या सिंथेसाइज कर सकते हैं जो अदरवाइज किसी और मेथड से नहीं किए जाते। तो ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं डायजोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। अब नीचे देखो सिंथेसिस ऑफ 1,3,5 ट्राईब्रोमो बेंजीन, या फिर इसको सिमेट्रिकल ट्राईब्रोमो बेंजीन भी कहते हैं। तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो इसने स्टार्ट की है एनिलिन से, ठीक है। एनिलिन से इसने स्टार्ट करके चला है। सिंपली ब्रोमिनेशन में देखो दोनों ऑर्थो पर और पैरा पर, जो बात मैं ऊपर कर रही थी ना कि NH2 जो ग्रुप है वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दोनों ऑर्थो पर उसके और दोनों पैरा पर आ गया है अगर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर देंगे तो, ठीक है। तो तीनों ब्रोमीन तो आ ही गए हैं। उसके बाद का काम तो बहुत ही आसान है, हमें सिर्फ इस NH2 को हटाना है यहाँ से। तो वो कैसे हटा सकते हैं, इसको डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करके, फिर इसका डिमिनेशन करके, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इसने इथेनॉल से दिखा दिया है, अदरवाइज तो हम इससे भी दिखा सकते हैं ना, जो नीचे लिखा हुआ है, दोनों लिखे हुए हैं, लेकिन हम जो प्रेफरेबली यूज़ करेंगे डिमिनेशन के लिए या जब भी लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयंस, ठीक है। तो ये है सेकंड एक एप्लीकेशन, ठीक है। थर्ड में देखो सिंथेसिस ऑफ 3,5 डाईब्रोमोटोल्वीन, 3,5 पोजीशन पर, मतलब जैसे अब ऊपर वाले में देखो इस मिथाइल के मेटा में ब्रोमीन लगाया था, अब यहाँ पे भी इस मिथाइल के मेटा में ब्रोमीन लगा रहा है, लेकिन दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों तरफ लगा रहा है। तो लगभग सेम ही है तीनों प्रोसेस, ठीक है ना। एक में तो यहाँ पर उसकी एक्टिविटी को कम किया ताकि एक ही तरफ आए,
अब यहाँ पर कोई एक्टिविटी कम नहीं की ताकि तीनों पोजीशन पर आए, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी देखो पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस अमीनो ग्रुप इज ब्लॉक्ड, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो कौन कौन सी होगी, एक ये हो गई एक ये हो गई, ठीक है ना, दो ऑर्थो हो गई। तो इन दोनों पे अगर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर दूँ आप इस कंपाउंड का, तो दोनों तरफ यहाँ और यहाँ आ जाएंगे ब्रोमीन, ठीक है। आ गए ब्रोमिनेशन करने पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर वही NH2 ग्रुप को कन्वर्ट करना है डाइएज़ोनियम सॉल्ट में, डाइएज़ोटाइजेशन वाली रिएक्शन कंडीशंस यहाँ पर लिख दी हैं, ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर से वही डिमिनेशन, क्योंकि अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, डिमिनेशन कि हाइड्रोजन से कैसे रिप्लेस करें, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर 3 एप्लीकेशन पहले इसने समझाई हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, देखो ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, वो भी थोड़ी तुम्हें पढ़नी चाहिए। ब्रोमिनेशन ऑफ टॉल्वीन विद ब्रोमीन, अगर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर देती टॉल्वीन का तो 2,4 डाइब्रोमोटोल्वीन बनता है, 2,4, ठीक है ना। अब मैं फिर से बाद में बताती हूँ, रुको 1 मिनट, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। देखो अगर ये टॉल्वीन है, अगर इसका डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करती तो यहाँ पर 2 पोजीशन और 4 यही तो होते हैं ऑर्थोपैरा, ठीक है ना। तो ऑर्थोपैरा पोजीशन पर ही ब्रोमीन आ पाता, 3,5 पर कभी भी नहीं आ पाता, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग बात यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि 3,5 विद रिस्पेक्ट टू दिस मिथाइल ग्रुप, 3,5 पोजीशन पर जब भी हमें ब्रोमो चाहिएगा तो वो इसी प्रोसेस से ही आ सकता है, ठीक है ना, ऐसे ही हम ला सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट टॉल्वीन से तुम कभी भी 3,5 डाइब्रोमो टॉल्वीन कभी भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। एक लाइन जो लिखी हुई थी उसको मैं थोड़ा सा समझा रही थी। अब देखो सेकंड रिप्लेसमेंट किससे कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर तुम्हें हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस करना हो अपने एजो ग्रुप को, एजो पार्ट को, ठीक है, डाइएजो पार्ट जो हमारा है डाइएजोनियम सॉल्ट में, अगर उसको रिप्लेस करना हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो किससे रिएक्ट कराते हैं, मिनरल एसिड से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वाटर, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे ना मिनरल एसिड्स का, एक तरह से ये कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन दिख रहा है, इतना भी ब्लर नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैकेनिज्म सबका इतना वो नहीं होगा इंपॉर्टेंट, लेकिन तुम्हें पढ़ लेना चाहिए फिर भी। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है मैकेनिज्म फॉलोड हियर इज SN1 मैकेनिज्म में तुम्हें पता है कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो फिनाइल केटायन उन्होंने बनाया, C6H5+ लिखा हुआ है, ठीक है। ये हाईली अनस्टेबल होता है, तो फटाफट से सेकंड स्टेप पे ये चला जाएगा। सेकंड पार्ट पे देखो, फर्स्ट स्टेप है स्लो, यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग ये है, ये देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज स्लो, मतलब फिनाइल केटायन बनना उतना आसान नहीं है, बहुत स्लोली ये इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक बार बन गया तो सेकंड स्टेप बहुत फास्ट है, ये देखो यहाँ पर फास्ट लिखा हुआ है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर जाएगा और हमें मिल जाएगा क्या, फिनोल, ठीक है ना। हम क्या कन्वर्ट कर रहे थे, हम अपने डाइएज़ोनियम सॉल्ट को कन्वर्ट कर रहे थे, उस सॉरी डाइएज़ो में जो ये पार्ट है NH2 वाला, इसको रिप्लेस कर रहे थे OH से, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है, मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझ के पढ़ना चाहिए भाई, ताकि बातें अपने आप ध्यान में रहें, ठीक है। अभी इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन देखो क्या है, मेटा नाइट्रोफिनोल बना रहे हैं, मेटा नाइट्रोफिनोल। अब नाइट्रो की कंपैरिजन में OH की नेमिंग भी कैसे की जाती है तुम्हें पता होना चाहिए, OH की प्रेफरेंस ज़्यादा है तभी इसको मेटा नाइट्रोफिनोल कह रहे हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कह रहे मेटा हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन, ऐसे क्यों नहीं कह रहे इस कंपाउंड की नेमिंग को, ठीक है। तो जो भी नाम लिखा जाता है वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है, OH की प्रेफरेंस ज़्यादा है तभी इसको मेटा नाइट्रोफिनोल कहा है। एंड प्रोडक्ट देखो यहाँ, ये जो कह रही हूँ मैं, इसका नाम ले रही हूँ मैं मेटा नाइट्रोफिनोल, ठीक है ना। तो ये प्रिपेयर करना है, हम लेके चल रहे हैं मेटा नाइट्रो एनिलिन, ठीक है। क्लियरली तुम्हें दिख रहा है, पहले तो अमीन ग्रुप को किस में कन्वर्ट करेंगे, डाइएज़ोनियम सॉल्ट में, ठीक है। H2SO4 लिया है यहाँ पर इन्होंने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, Cl नेगेटिव हो अनायन या HSO4 नेगेटिव हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। डाइएज़ोनियम सॉल्ट यहाँ पर बन गया। उसके बाद तो जस्ट क्या है, मिनरल एसिड के साथ इसको बॉयल करना है,
और हमें क्या मिल जाएगा, ये एजो पार्ट कन्वर्ट रिमूव होके यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा इसकी जगह OH, ठीक है। तो इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि OH से अगर रिप्लेस करना है तो क्या करते हैं, मिनरल एसिड के साथ जस्ट बॉयल कर देते हैं, ठीक है ना। थर्ड, रिप्लेसमेंट बाय हेलोजन्स, मतलब अब हम हेलोजन लगाएंगे इस डाइएजो पार्ट को हटाकर। तो उसमें इसने थोड़ा सा क्या कर दिया है, पहले तो क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्कस कर रहा है, आयोडीन को अलग करेगा, फ्लोरीन को अलग करेगा, ठीक है। तो पहले क्लोरीन ब्रोमीन की रिप्लेसमेंट कैसे होती है पहले वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगी भाई दो नेम रिएक्शन, सैंडमियर रिएक्शन एंड गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। तो पहले सैंडमियर रिएक्शन, सैंडमियर रिएक्शन में जब नेम रिएक्शंस आती हैं तो तुम्हें थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि उस टाइम पर जो रिएजेंट इन्होंने लिख दिया वही रिएजेंट यूज़ करना चाहिए, मतलब लिखना चाहिए तुम्हें भी या यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज नेम रिएक्शन का कोई वो ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। मतलब रिएजेंट जो भी लिख दिया, अब सबस्ट्रेट तो हमारा ये है, रिएजेंट ये जो लिखे हुए हैं, ठीक है ना, रिएजेंट क्या यूज़ किया। तो सैंडमियर और गेटरमैन में थोड़ा ही डिफरेंस है। सैंडमियर में देखो क्या लिया है, क्यूप्रस सॉल्ट लिए हैं, क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्लोराइड लिया है विद मिनरल एसिड्स, जैसे अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड ले रहा है तो HBr लिया है, और क्यूप्रस क्लोराइड लिया है तो HCl लिया है, ठीक है। और गेटरमैन में सिर्फ कॉपर एज सच ले लेगा, कॉपर का पाउडर यूज़ करेगा, उसके सॉल्ट नहीं लेगा, सिर्फ इतना डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr, मतलब क्यूप्रस सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, HCl या HBr जो भी तुम कहो, मिनरल एसिड, ठीक है। इनकी प्रेजेंस में जब डाइज़ोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करवाया जाता है तो डाइएजो पार्ट किससे रिप्लेस हो गया है, हेलोजन से रिप्लेस हो गया है, साथ में नाइट्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। नेम रिएक्शन है तो तुम्हें फिर ध्यान से पढ़नी चाहिए। अब देखो ऊपर भी वही सब बातें करता हुआ चल रहा है। देखो यहाँ पे इन जनरल लेके चला था AR, ठीक है, X लिखा था, आगे बस उसकी जगह एग्जाम्पल लिख दिया है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लेके चल दिया है, ठीक है ना। तो क्लोरोबेंजीन बन गया है, ब्रोमोबेंजीन बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसने एक बात लिखी है, मैंने स्टार करके लिखा है, इट इज़ टू बी नोटेड हेयर दैट द हेलोजन विच इज़ अटैच टू कॉपर, इट इज़ दिस हेलोजन विच एंटर्स द न्यूक्लियस। मतलब अल्टीमेटली जो अराइल पार्ट पर जाके हेलोजन लग रही है वो कौन सी हेलोजन है, HCl से आई हुई हेलोजन है या क्यूप्रस सॉल्ट वाली हेलोजन है, ठीक है। तो वो क्यूप्रस वाली है, कॉपर के साथ जो अटैच्ड हेलोजन है तुम्हारी वो जाके अटैच करती है अराइल पार्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम देख सकते हो कि भाई कैसे कैसे मैकेनिज्म है, वही सब है यहाँ पर भी। देखो सबसे पहले क्यूप्रस क्लोराइड लिया इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो उससे हमने एक स्पीशी बना ली CuCl2 नेगेटिव, ठीक है ना, CuCl2 नेगेटिव। अब ये स्पीशी रिएक्ट करेगी डाइज़ोनियम आयन के साथ, ठीक है, डाइज़ोनियम आयन। अब डाइज़ोनियम आयन जो बनाया है यहाँ पर देखो, डाइज़ोनियम केटायन ये होता है डाइज़ोनियम केटायन। अब ये इस तरह का रेजोनेंस शो कर सकता है कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, कर सकता है ना, इस नाइट्रोजन पर भी तो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया है जस्ट इसका, ठीक है। अब उसके साथ कौन सी स्पीशी रिएक्ट करी है जो अभी अभी ऊपर जनरेट हुई थी, किससे, क्यूप्रस क्लोराइड से और HCl की रिएक्शन से, ठीक है। तो ये जैसे ही बना, अब ये रिएक्ट करके यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। इस नाइट्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये खुद जो स्पीशी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्यूप्रिक क्लोराइड में। ये क्यूप्रिक क्लोराइड का अनायन जनरेट किया है यहाँ से, ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड का अनायन, ठीक है। अब ये अनायनिक स्पीशी अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी यहाँ पर, और खुद किस में स्टेबलाइज्ड हो गई है, खुद किस में कन्वर्ट हो गई है, क्यूप्रिक क्लोराइड में, ठीक है। क्यूप्रस क्लोराइड से किस में कन्वर्ट हो गई है, मतलब क्यूप्रिक में, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्पीशी फाइनली बन रही है, अब इस नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर है और यहाँ पर भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये जो दिखाया है यही इलेक्ट्रॉन तो दिया है किसने, इस स्पीशी ने, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये यही तो दिया है इस स्पीशी ने जो ऊपर जनरेट हुई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है, इधर यहाँ से फिनाइल फ्री रेडिकल बन रहा है, या फिर अराइल फ्री रेडिकल कह लो, फिनाइल कह लो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है
अराइल फ्री रेडिकल बन रहा है और साथ में नाइट्रोजन गैस इवोल्व हो रही है। ठीक है, अब ये अराइल फ्री रेडिकल या फिनाइल फ्री रेडिकल कहो इसको, ये रिएक्ट कर सकता है किसके साथ, CuCl2 के साथ, क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ। ठीक है ना, तो ये जो हैलोजन है यही क्यूप्रस क्लोराइड वाली हैलोजन है। ठीक है, ये जो रिंग में कहूँ या फिर अराइल पार्ट में कहूँ जा रही है, वो कौन सी हैलोजन जा रही है, यहाँ पर जो एक बात लिखी गई थी कि कौन सी हैलोजन एंटर कर रही है हमारे न्यूक्लियस में, तो वो कॉपर के साथ जो अटैच्ड हैलोजन थी वो जा रही है। ये जो हैलोजन है ये तो HCl से अटैच्ड हुई थी यहाँ पर। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली क्या बन गया है, क्लोरोबेंजीन। इसी तरह ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखो गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन बिल्कुल सेम टू सेम काम तो वही कर रही है कि हैलोजन से रिप्लेस कर देगी, सिर्फ रिएजेंट चेंज कर दिया है। रिएजेंट यहाँ पर कॉपर का सॉल्ट ना लेकर सिर्फ सीधा क्या ले लिया, कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड HCl HBr जो भी। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन जनरल लिख के भी दिखाया इन्होंने। ठीक है, ये जो मैं कह रही हूँ ये देखो यहाँ लिख के दिखाया। ठीक है ना, CuHBr या फिर CuHCl। तो ये तुम्हें नाम याद करने हैं बस। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, गैटरमैन क्या होती है, काम दोनों का सेम है। ठीक है ना, हैलोजन से रिप्लेस कर रही है हमारे एजो ग्रुप को। अब यहाँ पर सिंथेटिक एप्लीकेशन पार्ट शुरू हो गया है दोनों रिएक्शंस का। अभी तक हैलोजन की हम पढ़ रहे थे रिप्लेसमेंट, हैलोजन से कैसे रिप्लेस करेंगे। तो अभी हम आयोडीन और फ्लोरीन पर तो आए नहीं है, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने एक एप्लीकेशन समझाने की कोशिश की है कि कैसे काम आता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ 1,2,3 ट्राईब्रोमोबेंजीन हम ये बनाना चाहते हैं। 1,2,3 ट्राईब्रोमोबेंजीन ये बनाना चाहते हैं। यहाँ पर भी ये देखो स्टार्टिंग किससे कर रहा है, पैरानाइट्रो एनिलिन से। पैरानाइट्रो एनिलिन यहाँ से स्टार्ट करके चलेंगे। होल्ड ऑन, देखो पैरानाइट्रो एनिलिन लेके चला, ब्रोमिनेशन किया। ब्रोमिनेशन किया तो यहीं क्यों आए ब्रोमीन, यहाँ क्यों नहीं आ गए, ये तुम्हें सोचना चाहिए। अभी अभी पढ़ा था, अमीनो जो ग्रुप है वो रिंग एक्टिवेटिंग है, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, अगर तुमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ढंग से पढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, और मेटा पर चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग, इस ग्रुप के अकॉर्डिंग भी मेटा ये दोनों हुए। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा। और ये क्या है, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये ऑर्थो और पैरा पर चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा। तो इसके ऑर्थो ये दोनों हो गए, पैरा ब्लॉक्ड है, तो यहीं पर ही ब्रोमिनेशन होगा अगर हम ब्रोमिनेशन करें तो। ठीक है ना, ये तुम्हें माइंड में थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेना अगर तुम्हें थोड़ा आइडिया भूल गए हो। ठीक है ना, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें देखो यहाँ पर दोनों तरफ ब्रोमीन आ गया। इसका मतलब हमें जो ब्रोमीन जनरेट करना है वो कहाँ करना है, यहाँ करना है अब। ठीक है ना, यहाँ ब्रोमीन अब हमें एक लेके आना है। वो कैसे ला सकते हैं, इस अमीनो ग्रुप को कन्वर्ट कर देंगे पहले किस में, डाइजोनियम सॉल्ट में। डाइजोनियम सॉल्ट के बाद उसके साथ करवा देंगे सैंडमेयर रिएक्शन, तो यहाँ पर तो ब्रोमीन आ ही जाएगा। उसके बाद तो जस्ट हमें ये हटाना है, वो भी हम हटा देंगे डिमिनेशन करके। ठीक है, लेकिन हम पहले यहाँ पर एक ब्रोमीन जनरेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो NH2 ग्रुप था, डायजोटाइजेशन किया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया। अब यहाँ पर हेलोजन लगानी है तो सैंडमेयर रिएक्शन करा दी, CuBr HBr। ठीक है, जैसे ये हुआ उसके बाद देखो ब्रोमीन यहाँ पर आ गया। अब हमें सिर्फ ये हटाना है। ठीक है ना, ये कैसे हटा सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप पहले हम इसको कन्वर्ट कर दें किस में, NH2 में। कैसे कर सकते हैं, बाय रिडक्शन। NH2 ग्रुप का जब भी रिडक्शन करेंगे, यहाँ पर देखो SnHCl जो फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है ना, फर्स्ट स्टेप ये क्या लिखा हुआ है, SnHCl, ये कन्वर्ट कर देगा NO2 ग्रुप को NH2 में। अब जैसे ही यहाँ पर NH2 आएगा उसको फर्दर किस में कन्वर्ट कर दिया है, देखो ये इकट्ठे लिख दिए दो स्टेप यहाँ पर। ठीक है ना, पहला और दूसरा स्टेप इकट्ठा लिख दिया गया। दूसरे में क्या करेगा, NH2 ग्रुप को डाइजोनियम सॉल्ट में, और डाइजोनियम आयन पार्ट जैसे यहाँ पर जनरेट होगा इसका डिमिनेशन कर दिया है, देखो हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट ये था, हम स्टार्ट कर रहे थे यहाँ से। समझ आया, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन। नीचे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, रिप्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप बाय आयोडीन डजंट रिक्वायर क्यूप्रस आयंस। क्यूप्रस
हैलाइड भी नहीं चाहिए और कॉपर एज सच जो हम गेटरमैन रिएक्शन में हमें चाहिए था। मतलब एज अ कैटलिस्ट हमें ना तो कॉपर का कोई सॉल्ट चाहिए ना कॉपर चाहिए अगर हम आयोडीन से रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं। यहाँ पर सिंपली पोटेशियम आयोडाइड लेंगे या तो सिंपली पोटेशियम आयोडाइड या उसका सोल्यूशन इन आयोडीन, ठीक है, सिंपली, ठीक है। तो आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिएजेंट तुम्हें याद करना है कि आयोडीन के केस में अब तुम ये मत लिख देना CuI इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, HI, ऐसा नहीं लिखना। आयोडीन की रिप्लेसमेंट विद किसकी हेल्प से हुई है, वहाँ पर कॉपर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो KI की हेल्प से हुआ है, आयोडीन इन प्रेजेंस, सॉरी, KI इन सॉल्यूशन बना लिया KI का, पोटेशियम आयोडाइड का, इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इसकी सीधा फिर इन्होंने एक ना कोई मैकेनिज्म ना कुछ और, सीधा क्या लिख दिया है, सिंथेटिक एप्लीकेशन, कि हमें बनाना है पैरा आइडो नाइट्रोबेंजीन अगर हमें बनाना हो, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है। उसके बाद देखो रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन, ये भी एक नेम रिएक्शन है, बाल सीमन रिएक्शन। यहाँ पर देखो फ्लोरीन कैसे रिप्लेस करेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर फ्लोरोबोरेट एक बनाया है इन्होंने, रिएक्शन किसके साथ करवाई है, फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4। यहाँ पर देखो पहले जो रिएक्शन हो रही है उसमें पहले बन रहा है फ्लोरोबोरेट। ये तो एक डायजोनियम ही है, मतलब हम एक डायजोनियम फॉर्म को दूसरी डायजोनियम फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। दोनों डायजोनियम सॉल्ट्स ही हैं यहाँ पर भी और ये भी, ठीक है ना। लेकिन फ्लोरोबोरेट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ्लोरोबोरेट आर, मैंने देखो हाईलाइट करके यहाँ पे लिखा भी है, फ्लोरोबोरेट्स आर फेयरली स्टेबल कंपाउंड्स। उनको हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हमने जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तब भी पढ़ा था कि फ्लोरोबोरेट्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं और कोई डायजोनियम सॉल्ट्स को हम नहीं कर सकते, ये सब पढ़ा था हमने, ठीक है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्लोरोबोरिक एसिड की हेल्प से फ्लोरोबोरेट में। अब फ्लोरोबोरेट जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है, अगर उसको हम सीधा ड्राई फॉर्म में हीट कर दें तो वो डिकम्पोज होकर हमें क्या दे देगा, अराइल फ्लोराइड, नाइट्रोजन गैस एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ये देखो सेकेंड रिएक्शन जो ये है, ठीक है। यहाँ पर जो सेकेंड रिएक्शन यहाँ दिखा रहा है कि ड्राई फ्लोरोबोरेट को अगर हम हीट कर दें, सिंपली हीट के लिए उसने डेल्टा का निशान बनाया है, ठीक है, तो हमें मिल जाएगी किससे रिप्लेस कर दिया, मतलब हमने डायज़ो पार्ट को फ्लोरीन से। अब नीचे इसका मैकेनिज्म दे रखा है, फिर से वही है, यहाँ पर भी अराइल कैटायन बना रखा है या फिनाइल कैटायन बना रखा है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, सेकेंड फास्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन लिखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अब इसके भी सिंथेटिक एप्लीकेशन एक ही लाइन में कन्वर्ट ख़त्म कर दिया। देखो एनिलिन को अगर कन्वर्ट करना हो फ्लोरोबेंजीन में, अब तुम जब इस चैप्टर के एंड में कन्वर्जन्स पढ़ोगे ना तो तुम नाम देखते ही घबरा मत जाना कि एनिलिन को कैसे हम फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहीं से तुम्हें देखना है, ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। एनिलिन को देखो, सबसे पहले एनिलिन को कन्वर्ट करेगा डायजोनियम सॉल्ट में, फिर डायजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद अब ये अभी हमने पढ़ा है कि ये पहले फ्लोरोबोरेट में कन्वर्ट होगा, फिर अगर फ्लोरोबोरेट को हीट कर दे तो सीधा फ्लोरोबेंजीन में। वही सब यहाँ पर किया है। देखो पहले फ्लोरोबोरेट में कन्वर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है, HbF4, और फिर हमें क्या मिल गया है, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। उसके बाद तो अनइम्पॉर्टेंट सी ही रिप्लेसमेंट रह गई हैं, फटाफट कर लेते हैं उनको 5 मिनट में। साइनो ग्रुप से अगर करना हो, नाइट्रो ग्रुप से करना हो, अराइल ग्रुप से करना हो, ये सब, ठीक है। तो साइनो ग्रुप देखो, साइनो ग्रुप CN ग्रुप से अगर हमें करना हो रिप्लेस अपने डायज़ो पार्ट को, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये बिल्कुल सेम टू सेम सैंडमियर रिएक्शन जैसी ही है। यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है, देखो मोडिफाइड सैंडमियर रिएक्शन, CuCN इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर लिख दिया है ना यहाँ पर, ठीक है, CuCN या KCN इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर लेके चल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम सैंडमियर जैसी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो इन्होंने क्या लिखा है, फर्स्ट न्यूट्रलाइज्ड विद सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट के साथ इन्होंने पहले न्यूट्रलाइज किया है, डायजोनियम सॉल्ट को पहले न्यूट्रलाइज किया है, फिर ट्रीट किया है क्यूप्रस साइनाइड के साथ। ऐसा क्यों किया है, इसका रीज़न इन्होंने यहाँ पर ऊपर पैराग्राफ में लिख भी दिया है, टू अवॉइड द लॉस ऑफ साइनाइड एज HCN। जो अगर हम वो डाल देते ना पहले ही स्टेप में CuCN, तो जो साइनाइड आयन है वो HCN बनाने की तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस शो करता, ठीक है। तो अब वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि हमने डायजोनियम सॉल्ट को न्यूट्रलाइज्ड कर दिया है, सॉल्ट है ना वो, ठीक है, वो यहाँ से अब हाइड्रोजन नहीं ले पाएगा किसी भी तरीके से, ठीक है। तो
थोड़ा सा ही डिफरेंस है, पहले यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया है बाय विद द हेल्प ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सेकंड तो बिल्कुल सेम है CuCN इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अब इसका सीधा एप्लीकेशन पार्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर इसने नीचे लाइन लिखी भी है, क्योंकि नाइट्राइल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो अगर तुम्हें नाइट्रो कोई ये दे रखा हो, देखो कोई नाइट्रो कंपाउंड दे रखा है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ इस रिएक्शन को, यहाँ से कोई नाइट्रो कंपाउंड दे रखा है और तुम्हें उस नाइट्रो ग्रुप की जगह क्या लेके आना है, कार्बोक्सिलिक, तो वो इस तरीके से हम ला सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखो, सबसे पहला स्टेप टोल्यूइन से ये स्टार्ट कर रहा है। टोल्यूइन का अगर नाइट्रेशन करूँ तो पैरा नाइट्रो टोल्यूइन बना सकती हूँ। अब ऑर्थो पे क्यों नहीं हुआ नाइट्रेशन? ब्रोमिनेशन के केस में तो तीनों पोजीशन पे हो जाता है, लेकिन नाइट्रेशन के केस में ये जो प्रोडक्ट बना है पैरा प्रोडक्ट, ये प्री डोमिनेंट प्रोडक्ट होता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में यही बनता है। ठीक है, तो इसलिए वही लेके चला है। पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया थ्रू नाइट्रेशन, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन यहाँ पर इन्होंने किया है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन जो यहाँ पर कर रहा है वो क्या है, रिडक्शन। देखो सबसे पहले लिखा है ना इसने फर्स्ट, यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप नाइट्रेशन पैरा पोजीशन पर गया। ठीक है, सेकंड स्टेप देखो यहाँ पर पहले रिडक्शन कर रहा है ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, NH2 में। NH2 में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अमीन में, तो हम इसका डायएजोटाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, डायएजोटाइजेशन जैसे ही किया तो ये क्या बन गया, डायज़ोनियम सॉल्ट बन गया। डायज़ोनियम सॉल्ट बनने के बाद हमें इसको रिप्लेस करना है किससे, नाइट्राइल से, CN से, ताकि हम उसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर पाएँ। तो अभी अभी पढ़ी है वो रिएक्शन, उसमें देखो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, पहले न्यूट्रलाइज विद सोडियम कार्बोनेट एंड देन CuCN। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CN में आ गया। अब हमारा ये डायज़ो वाला पार्ट कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी सिंपल हाइड्रोलिसिस जब कर देते हैं नाइट्राइल्स की, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे 3 और दे रखी हैं, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो, बहुत ही आसान है, ये तुम खुद भी पढ़ सकते हो। नाइट्रो ग्रुप में देखो, नाइट्रो ग्रुप अगर लगाना हो तो यहाँ पर भी पहले फ्लोरोबोरेट बनाना हमें पड़ता है। ये एक तुम्हें पॉइंट थोड़ा नोट करना चाहिए कि सिंपली बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड्स को हम नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे नाइट्रोबेंजीन में, पहले तुम्हें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्लोरोबोरेट में। ठीक है, पहले फ्लोरोबोरेट में कन्वर्ट करेंगे, ये भी एक डायज़ोनियम सॉल्ट की फॉर्म है। ठीक है, फिर उसको रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट के साथ। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करा देंगे, फिर हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद देखो आर्सेनिक ग्रुप अगर लगाना हो, इसका नाम दे दिया है बार्ट रिएक्शन। ऊपर जैसे सोडियम नाइट्राइट यूज़ किया था, यहाँ पर सोडियम आर्सेनाइट यूज़ करेगा, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, इसी तरह देखो सेवेंथ जो रिप्लेसमेंट है एक, कि अराइल से ही रिप्लेस करना हो, ना हाइड्रोजन से ना किसी और से, सीधा अगर अराइल पार्ट से ही रिप्लेस करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इस रिएक्शन का नाम इन्होंने दिया है गॉम्बर्ग बैकमैन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखो बेंजीन सिंपल एक लेके चला है। ठीक है, अगर किसकी प्रेजेंस में करवा रहा है, देखो एल्कली की प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, और हमें क्या मिल जाएंगे, बाई अराइल्स। ठीक है ना, बाई अराइल्स मतलब दोनों अराइल पार्ट हैं, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे देखो, ये बाई अराइल, दोनों तरफ बेंजीन रिंग। ठीक है, बाईफिनाइल भी कह सकते हैं, बाई अराइल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर अराइल पार्ट से अगर तुम्हें रिप्लेस करना है तो सिंपली किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में, और अराइल पार्ट तुम्हें लेके चलना पड़ेगा, C6H6 जैसे यहाँ पर लेके चला है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है भाई। इसके बाद यहाँ पर देखो मैंने कुछ कन्वर्जन्स लिखे हैं, ये तुम्हें खुद ट्राई करने हैं, ट्राई करने को बोल रही हूँ, घबरा मत जाना। जैसे पहले पे है पैराटोलुडीन, ये जो बना रखा है मैंने, पैराटोलुडीन ये बना रखा है, मैं इन सबको एक्सप्लेन करूँगी अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले तुम थोड़ा सा सोच लेना अगर तुमसे होते हैं तो। ठीक है, पैराटोलुडीन का ये स्ट्रक्चर ये बना रखा है, ये वाला। अब इसको 1 2 3 और ये 4 में कन्वर्ट करना है तुम्हें। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरे में देखो ये सिंपली बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, सिंपल बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट यहाँ पर बना रखा है, इसका कन्वर्जन पहले आयोडोबेंजीन में, बहुत ही आसान, फ्लोरोबेंजीन, सिंपल बेंजीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन, फिनोल में, और ये तो कपलिंग रिएक्शन है, ये तुम अभी मत करना,
ठीक है, और इधर एनिलिन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड में मैंने लिखे ही हुए हैं किसको किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक फोर्थ लिखा हुआ है। अगर ये तुमसे होते हैं खुद से थोड़ा करके देखना, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूँगी। ओके, नेक्स्ट फिर करते हैं भाई।